नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम राजेश का अर्थराज में आपका स्वागत है। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें हम हफ्ते भर में क्या हुआ है अर्थव्यवस्था को लेकर, उसकी नीतियों को लेकर, उस पर एक चर्चा करते हैं और उस पर आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत की जो अर्थनीति है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो किस मुकाम पर है। आज फिर हम हाजिर होंगे राजेश महापात्रा के साथ, जिनके साथ हम ये कार्यक्रम करते हैं। राजेश, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त देश के अंदर 2 तरीके की चर्चाएँ हैं। एक तो चर्चा ये कहती है कि भई ये जो तमाम आलोचक लोग हैं, वो दरअसल भारत की एक तस्वीर गलत पेश कर रहे हैं, जबकि हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.7% पे ग्रो कर रही है और ये दुनिया की जो तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ, वो भी इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रही। दूसरा आर्गुमेंट ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये इस वक्त भारत की अर्थ स्थिति बहुत खराब है और इतनी खराब स्थिति है कि अगर इसको फौरन कंट्रोल नहीं किया गया, तो बहुत दिक्कत पैदा होगी। आपको क्या लगता है? ये जीडीपी के आंकड़े तो सच्चाई बयां कर रहे हैं भाई, 7.7% का डेटा है हमारे पास। नहीं, सही आप कह रहे हैं। आंकड़े तो हमें बताए जा रहे हैं कि हमारी अर्थनीति जो है, हमारी आर्थिक अभिवृद्धि जो है, वो काफी अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर ये सब चीज है, अगर हमारी इकोनॉमी 7% से ऊपर के दर पे बढ़ रहा है और हमारे अर्थव्यवस्था के साथ सब कुछ ठीक ठाक है, तो कुछ चंद सवालों का जवाब क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्यों हमारे देश से विदेशी पूंजी का पलायन हो रहा है? क्यों हमारे यहाँ के जो व्यवसाय हैं वो अपने पूंजी जो है बाहर लगा रहे हैं? क्यों रुपया में जो गिरावट है वो अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है सरकार के बड़े इंटरवेंशन के बाद, लेकिन ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं है कि ये ज्यादा दिन तक थम पाएगा। ये सब क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ कहाँ है उसका सवाल एक से एक अर्थशास्त्री अभी उठा रहे हैं कि आज तक पिछले कई सालों का जो हम डेटा दे रहे हैं, शायद वो डेटा में सत्यता कम है। क्योंकि देखिए, आप 7% का बात आपने किया, हमारी एक अर्थशास्त्र में ये होता है कि उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना ग्रोथ होगा। लगभग हमारे जो इकोनॉमी है वहां पर ये इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो लगभग 5 से ऊपर का माना जाता है। यानी कि आप अगर 100% अपना इन्वेस्टमेंट रेट अगर हो तो ग्रोथ रेट 20% होना चाहिए, 50% हो तो ग्रोथ रेट 10% होना चाहिए, और अगर 7% आपका ग्रोथ रेट है, यानी कि लगभग आपका सेविंग्स इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो 35% के ऊपर होगा। तो इन्वेस्टमेंट कहां से आता है? इन्वेस्टमेंट सेविंग से आता है। यानी कि अगर आप 35% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके डोमेस्टिक सेविंग्स जो है वो लगभग 30-32% होना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2-1% है। यानी कि हम बाहर से 2% पैसा ले रहे हैं और अपना 32-33% सेविंग्स कर रहे हैं। लेकिन सेविंग्स का डेटा हमें कुछ और बताता है। सेविंग्स का डेटा ये बताता है कि लगभग ये 27-28% के करीब करीब है। तो कोई भी आंकलन से अगर आप इन्वेस्टमेंट लें तो हमें नहीं समझ में आता है ये 5-5.5% से कैसे ज्यादा ग्रोथ हो सकता है, लेकिन सरकार कह रही है 7% ग्रोथ है। तो ये कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है हमेशा से बढ़ा के बोला गया है, और वही चीज हम देख रहे हैं। एक ये कारण है कि जो हम बता रहे हैं हमारे अर्थनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में, उसको लेकर कोई विश्वास उस आंकड़ों पे कर नहीं रहा है। खास करके जो निवेशक है उसका समझ कुछ और है। दूसरा बात यह है कि हमने एक नारा आप बार बार सुन रहे होंगे, 2047 तक हम विकसित भारत होंगे। राजेश, आपकी बातों में माफ करें, बीच में मैं टोक रहा हूँ। आज मैंने स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर का कॉलम पढ़ा, वो भी 7.7% की जो ग्रोथ रेट है उसका अच्छी ग्रोथ रेट बता रहे हैं। मैं कह रहे कि हमारी इकोनॉमी बड़ी रिजिलियंट है और वी आर डूइंग बेटर देन द मेनी अदर बिगर कंट्रीज। तो वो भी कोई बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, बड़े इकोनॉमिक जर्नलिस्ट माने जाते हैं, तो वो भी 7.7% की ग्रोथ रेट को वो सही मान रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप सरकार के ये आंकड़े मान लें तो आंकड़े के मुताबिक तो अर्थनीति बहुत अच्छी कर रही है। लेकिन अगर ये आंकड़ों को आप नहीं माने, और ये आंकड़ों को हम नहीं मानते क्योंकि उसको लेकर हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं।
अगर स्वामीनाथन वो सवाल के अगर जवाब दे दे सही सलामत तो हम उनकी बात मान लेंगे, लेकिन स्वामीनाथन उसका जवाब भी नहीं दे रहे हैं। जो आज की परिस्थिति जो है, एक तरफ हमारे जो आंकड़े हैं उस पे निवेशकों को भरोसा नहीं है। वो मानता है, शायद सोचता है कि हम हमारी ग्रोथ रेट जो है उससे कई गुना कम है, यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था का प्रॉमिस, हमारे अर्थनीति का प्रॉमिस कम है, इसीलिए स्टॉक मार्केट से विदेशी पूंजी का पलायन हो रहा है। कोई यहाँ पे पूंजी लगाना नहीं चाह रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब देखिए, कोई बड़ा विदेशी निवेशक यहाँ पर पिछले कई सालों में कोई बड़ा फैक्ट्री बनाने का वादा नहीं किया है। सरकार बार बार दिखा रही है कि हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। कहाँ आ रहा है? वो आपके खुद कुछ कंपनी को खरीदने के लिए आ रहा है। कोई अगर बाहर का कंपनी आके यहाँ पे कोई कंपनी खरीद लेता है, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। उससे क्या होता है, एक कंपनी का ओनरशिप हस्तांतर हो रहा है, लेकिन कोई नया फैक्ट्री नहीं लग रहा है, नए प्लांट नहीं लग रहा है। जब तक नया फैक्ट्री, नया प्लांट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वो ग्रोथ के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। और लोगों की जो रोजगार की बात है वो भी नहीं सुलझता है। लेकिन दूसरा जो बड़ा बात है, लोग कहते हैं, आपने अगर एक रघुराम राजन, हमारे जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, उनके अगर एक हाल में अभी इंटरव्यू एक उन्होंने राजदीप सरदेसाई को दिया, उन्होंने वहां पर एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि खाली ये बात नहीं है कि विदेशी पूंजी, विदेशी निवेशक हो वो यहाँ नहीं आ रहा है, या यहाँ का जो निवेशक है वो अपना पूंजी लगा नहीं रहा है, उसके पीछे एक कारण, तो मूल कारण ये है कि भय तो है। भय के बारे में हमने पहले भी बात की है, उसकी बात अलग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पूंजी लगाते हैं तो जो चीज हम बनाएंगे, जो चीज हम प्रोड्यूस करेंगे, उसको खरीदने के लिए कोई है या नहीं है, उसकी डिमांड है या नहीं है। दरअसल में डिमांड के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ चुका है, क्योंकि लोगों के पास खरीदने का शक्ति नहीं है अब। तो चूंकि पूंजी इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि लोग सोचते हैं कि हाँ, डिमांड नहीं है, तो हम अगर पूंजी लगाएंगे तो उसका खरीदारी नहीं होगी। एक ये एक बड़ा कारण है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हम कह रहे हैं कि 2047 में हम विकसित भारत बनेंगे। ये हम एक बड़ा स्लोगन के रूप में कह रहे हैं। 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे। विकसित भारत बनने का मतलब क्या है? हम कहते हैं कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो इस लेवल तक पहुंच जाएगा, हमारा इकोनॉमी इतना बड़ा बन जाएगा। लेकिन आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, उसका कोई रणनीति, उसका कोई पाथवे या उसका कोई विजन कोई बता नहीं रहा है। आप एक खोखला नारा दे रहे हैं, और खोखला नारे पे निवेशक कन्विंस होके नहीं आता है। और ये चीज रघुराम राजन ने उठाया है कि आप बताइए, 2047 में अगर विकसित भारत आप बनना चाह रहे हैं तो आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या रणनीति अपना रहे हैं, आपके पास क्या विजन है? वो कहते हैं कि ये सब नहीं है। ये एक बड़ा कारण है जो अभी धीरे धीरे ग्लोबल कैपिटल, इंटरनेशनल कैपिटल या इंटरनेशनल मार्केट में एक परसेप्शन बनने लगा है इंडिया को लेकर कि एक तो हम एआई, जो कि फ्यूचर को ड्राइव करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नए नए टेक्नोलॉजी, ये सब में हम कहीं दिख नहीं रहे हैं। और ऊपर से हम इन एरिया में किस तरह से मुकाबला करेंगे जो अभी दूसरे जगह जो आगे बढ़ रहे हैं, या जो विकसित भारत बनने का हमारा सपना है उसको हम कैसे साकार करेंगे, उसका कोई विजन दिखाई नहीं दे रहा है। और यही एक बड़ा कारण है जो जिसके चलते विदेशी पूंजी हो या अपना निवेशक जो है वो भारत के अर्थव्यवस्था और अर्थनीति के ऊपर अपना भरोसा खो चुके हैं। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा आशुतोष, म्यूट है। रघुरामन राजन तो दरअसल उन लोगों में से लोग हैं जो यूपीए सरकार के दौरान थे और एक तरीके से उनको मौजूदा सरकार का क्रिटिक माना जा रहा है। तो क्यों ना माने कि लेट्स टेक हिज व्यूज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और लोगों का क्या कहना है और आपकी अपनी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि जो बड़े बोल्ड रिफॉर्म्स के बारे में बातचीत की, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं हमने बहुत सारे रिफॉर्म किए, उनका तो ये भी कहना है कि जो भारत की अर्थनीति थी वो दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल में बेहतर हुई है, और अब आज की तारीख में हमने उसको किया, कांग्रेस पार्टी ने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। तो उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, देखिए, हम रघुराम राजन का कोई
सपोर्टर नहीं है, हम उनका वक्तव्य दे रहे हैं इसीलिए कि वो खुद ही आरबीआई गवर्नर थे जब 2013 में ऐसे कुछ सिमिलर क्राइसिस हुए थे, और उन्होंने उस इंटरव्यू में भी उस चीज का जिक्र किया है कि ठीक 2013 में भी ऐसे ही रुपए गिरा था और रुपए को बचाने के लिए सरकार को इंटरवेन करना पड़ा था। लेकिन 2013 और आज के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा फर्क जो है वो है पॉलिटिकल माहौल का है। उस समय 2013 में जब सरकार नकारात्मक रही, ये जो समस्या था उसको ठीक नहीं कर पाई और सरकार बदल दी गई 2014 में। आज सरकार जो है एक तरफ से विफल हो चुका है अर्थनीति को संभालने में, अर्थव्यवस्था को संभालने में, लेकिन ये सरकार बदलना इतना मुश्किल नहीं है। तो जो अर्थनीति आज हमें इस स्थिति पे लाया है, और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे बड़ा जो परिवर्तन है ये सब आंकड़े वगैरह अपने जगह पे है आशुतोष। ये दो चीज होता है, एक कहानी आपको आंकड़े बताते हैं और एक कहानी आपको लोगों के द्वारा महसूस किए गए जो बातें हैं वो बताते हैं। अगर आप आज के समय आपको आरबीआई का आज का ही कल का शीर्षक में आया कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो 4% के अंदर अभी है, जो कि आरबीआई का टॉलरेंट लेवल के अंदर है। अब ये इकोनॉमिस्ट को एक कहना ठीक लगता है कि आरबीआई ने 4% टारगेट रखा, अभी भी उस इन्फ्लेशन जो है कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है उसके अंदर है। इसका कोई मायना आम आदमी के लिए नहीं रह रहा है। अगर आप आम आदमी को पूछें तो वो कह रहा है कि उसको कैसे चुभ रहा है महंगाई ऑलरेडी, और जैसे शहरांचल से ज्यादा ये मुसीबत ग्रामांचल में जो लोग रहते हैं उनको फेस करना पड़ रहा है लगभग। आपको इसलिए मैं कहता हूं कि आंकड़े कुछ कहते हैं कहानी, लेकिन हकीकत कुछ और कहानी की तरफ हमें इशारा कर रहा है। आज के डेट पर इस बात को कोई आपसे आर्ग्यू नहीं करेगा। अगर आप कहें तो पिछले 2 महीने में जितने हमारे डेली कंजम्पशन के आइटम हैं, जिसको हम एफएमसीजी गुड्स कहते हैं, टूथपेस्ट से लेकर रसोई की राशन तक, हर चीज का कीमत 8 से 10% बढ़ चुका है। ये हम नहीं कह रहे, ये जो कंपनियां जो प्रोड्यूस करते हैं उन्होंने हाल में अपने क्वार्टरली अर्निंग्स का रिपोर्ट देते वक्त उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या एनालिस्ट कॉन्फ्रेंसेस में इस चीज का बयान किया है। तो महंगाई जो है वो हमारे सामने है, हम भुगत रहे हैं, लेकिन आंकड़े आपको कहता है एक 4% के अंदर है। तो आप आंकड़े देखकर आप अगर सोचने लगेंगे कि नहीं हमको महंगाई का एहसास नहीं हो रहा है, वो हकीकत नहीं है। उस तरह से हकीकत ये है, अभी मैं उड़ीसा में हूं, आपसे बात कर रहा हूं, और 2 साल यहाँ का जो बीजेपी सरकार है वो 2 साल उसका खत्म हुआ, तो 2 साल के बाद मोहन मांझी परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने सरकार की उपलब्धियां और सफलता गिना रहे थे। तो कहीं ये नहीं कहा गया कि वो क्या क्या कर चुके हैं, हर जगह वो क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। और उस दौरान उन्होंने ये बात माना कि यहाँ पे जो ओल्ड एज पेंशन है वो 3 महीने से रुका हुआ है, और वो खुद ही बोल रहे हैं, जो डबल इंजन सरकार के नारा दे रहे थे वो खुद ही कह रहे हैं कि इसमें केंद्र से हमें पैसा आना है और कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है, उसके चलते ये पैसा नहीं आ पाया, लेकिन वो एश्योर कर रहे हैं कि आ जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर बड़े सारे कल्याणमूलक योजनाएं जो है, वेलफेयर स्कीम्स जो है, उसमें गांव में लोगों का कहना है, मैं कुछ चंद बीजेपी के लोगों से यहाँ पे मिला, मैंने उनसे पूछा, वो इंटीरियर से आए थे, साउथ उड़ीसा से आए थे, मैंने उनको पूछा वहां क्या हलचल है। वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के कर्मी लोगों में बहुत असंतोष है। मैंने पूछा क्यों है, बोले हम लोगों का सामना नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे यहाँ बड़े सारे स्कीम में पैसा नहीं आ रहा है और इसीलिए कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सारे जो वेलफेयर स्कीम्स में अचानक पैसा आना धीरे धीरे बंद क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार के खाते में घाटा दिखाई देने लगा है। कुछ दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल का प्राइस ना बढ़ाने के लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर ली,
लगभग 1,60,000 करोड़ का पूरे साल में उसको घाटा होगा। जैसे कुछ और चीजों में सरकार को ज्यादा खर्चा देना पड़ रहा है। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था रुपए का बचाव करने के लिए जो आरबीआई खर्चा कर रही है उसका अल्टीमेट प्रभाव सरकार के खाते पे पड़ेगा। तो सरकार का खजाने में जो खजाना में अभी घाटा होना दिखाई दे दिया। तो सरकार जो है धीरे धीरे अब ये वेलफेयर स्कीम्स में खर्चा करना कम कर दिया। 2 साल के बाद भी, पिछले 2 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई खर्चा ही नहीं हुआ है। तो अभी फिर वो कह रहे हैं कि नहीं अब हम शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें, कोई आंकड़े कुछ कहते हैं या स्वामीनाथन आपके कुछ कह रहे हैं, हम ये सब देख रहे हैं आंखों के सामने कि सरकार के पास पैसा नहीं है लोगों के ऊपर खर्चा करने के लिए। महंगाई बढ़ रहा है, रोजगार नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका जो कॉकरोच पार्टी है रातों रात उभरने का पीछे एक ही कारण है कि रोजगार नहीं है। और शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरा एक तरह से वो गिर चुका है। लोगों को, बच्चों को अपने भविष्य क्या होगा उसके ऊपर कोई आइडिया नहीं है। कुल मिला के कहानी ये है, 75 साल में हो सकता है अभी पूरा सरकार व्यस्त है एक रिकॉर्ड को सेलिब्रेट करने में। वो रिकॉर्ड है कि मोदी जी का नेहरू जी के शासनकाल से एज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बढ़ गया आगे, ठीक है। लेकिन एक रिकॉर्ड ये भी है और बहुत खतरनाक रिकॉर्ड है कि पहली बार स्वाधीनता के बाद अब लोगों को लग रहा है, खास करके मध्यम वर्ग को लग रहा है जो कि इस सरकार का सबसे बड़ा सपोर्टर था, कि हमारे बच्चों का भविष्य हमारे वर्तमान से बेहतर नहीं होगा। ये जो एहसास है ये बहुत खतरनाक एहसास है। राजेश, एक सवाल यहाँ पे है कि जो रघुरामन राजन ने भी सवाल खड़ा किया कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल का घाटा कंपनियां वहन कर रही हैं, अगर ऐसे करती नहीं तो कंपनियां बेरोजगार, एक तरीके से बैंकरप्ट हो जाएंगी। जो फर्टिलाइजर को लेके जो सब्सिडी है, डीजल को लेके जो सब्सिडी है, पेट्रोल को लेके जो सब्सिडी, क्या ये सब्सिडी पूरी तरीके से खत्म कर देनी चाहिए? और क्या कोई सरकार इन सब्सिडी को खत्म करने की हिम्मत कर सकती है? क्योंकि ये सीधे खेती किसानी से जुड़े हुए मसले हैं, मिडिल क्लास से जुड़े हुए मसले हैं। जैसे ही आपने सब्सिडी खत्म की, पता चला अचानक महंगाई और बढ़ जाएगी, तो सरकार क्या करे? सरकार को तो पॉलिटिक्स भी करनी है ना। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे हमारे को ऑयल शॉक झेलना नहीं पड़ा है। अगर आपको याद होगा यूपीए के समय में भी ऐसे ही बड़ा क्राइसिस आया था। तो उसमें हमने 3 तरफा बर्डन को बांटा था। कुछ हमने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए, कुछ हमने सरकार के खाते से हमने खर्चा किया, यानी कि ड्यूटी वगैरह कम किया, और कुछ हमने तेल के कंपनियों को कहा कि आप थोड़ा सा इसका भार अपने ऊपर लीजिए। वो आज भी हो सकता है, मेरे ख्याल से आज भी हो रहा है। फर्क इतना ये है कि ये समस्या से पहले हमारे अर्थव्यवस्था के नींव कमजोर हो चुके हैं, बहुत जबरदस्त कमजोर हो चुके हैं। तो उस समय भी हमने ये किया था, और जब मामला ठीक हो गया तो हम आगे निकल आए। इस बार जो हो रहा है, हम आगे भी निकल नहीं पाएंगे। कल को ईरान युद्ध, अगर ये मामला सारे नॉर्मलसी पे आ जाए, उसके बावजूद भी हम निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे फाउंडेशन पूरा हिल चुका है। ये फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार को तो जो गरीब लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सब्सिडी देकर कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन देना चाहिए। लेकिन सरकार क्या उनको ज्यादा प्रोटेक्शन दे रही है या और किसी को प्रोटेक्शन दे रही है? देखिए, ये जैसे आरबीआई का मेजर्स आया रुपए का बचाव करने के लिए। रुपए का गिरावट के पीछे सबसे बड़ी कारण है कि विदेशी पूंजी भाग रहा है और यहाँ का जो निवेशक है वो अपना पूंजी भी बाहर ले जा रहा है। आप उसको, आपने जो अभी जो किया है, रुपए को बचाव करने के लिए बड़े सारे मेजर्स लाए हैं, वो एक तरह से सब्सिडाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सब्सिडाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ये एक बैंडेड तरह के है। ये घाव ठीक नहीं करता है, ये बैंडेड के तरह है, ये बैंडेड ट्रीटमेंट है। आपको जो असल कारण को एड्रेस करना है वो अभी तक आप नहीं कर पा रहे हैं। मेरा वो कहना नहीं है आशुतोष, जो मैं कह रहा हूं अभी का अर्थव्यवस्था जिस तरह से ये क्राइसिस हमारे सामने आया है, पहले के क्राइसिस से वो कैसे डिफरेंट है, उसका एक सबसे बड़ा चीज जो हम और आप जैसे लोगों को समझना चाहिए, और वो बड़ा चिंता की विषय है, जो मैंने आखिर में कहा कि पहली बार
जेनरेशनल मोबिलिटी, इकोनॉमिक मोबिलिटी जो है वो बंद हो रहा है। यानी कि देखिए, स्वाधीनता के समय हमारे माँ बाप के माँ बाप जो गांव में थे, छोटे मोटे नौकरी कर रहे थे या खेती कर रहे थे, जो हमारी नेशन बिल्डिंग का प्रोग्राम बना, जो हमने जगह जगह स्कूल खोले, जगह जगह कॉलेज खोले, जगह जगह प्रोजेक्ट्स शुरू किए, तो उससे हमारे माँ बाप जो है गांव से शहर निकले, पढ़ाई किए, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, हाँ, और उनको यहाँ नियुक्ति मिला। और उसके बाद हम लोग जो है, हमें उनसे भी बेहतर शिक्षा मिली और हमें बेहतर सुजोग मिला, और उसके चलते हम अपने माँ बाप से और आगे बढ़े, आर्थिक तौर पे और विकास के तौर पे। हमारे जो बच्चे हैं आज के समय पर, मैं नहीं कह सकता हूं कि मेरा बेटा जो है उसका जो फ्यूचर है वो मेरा प्रेजेंट से बेहतर हो सकता है। मैं जो चीज 30-35 साल में हासिल कर पाया था, मेरी जो इनकम सिक्योरिटी हो चुकी थी, मेरा बेटा का नहीं होगा। ये दिख रहा है साफ, इसमें कोई डिनायल नहीं है। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, 2017-18 से मैंने ये एक्सरसाइज शुरू किया था। मैं जब भी किसी मिडिल क्लास पेरेंट से मिलता था, ये सवाल पूछता था कि क्या आपका बच्चे का भविष्य आपके वर्तमान से बेहतर होते हुए दिख रहा है क्या? तो उस समय मुझे ज्यादातर लोग कहते थे हाँ, क्यों नहीं, और कुछ लोग कहते थे हम कह नहीं सकते हैं, और बहुत कम लोग बोलते थे नहीं, हमें नहीं दिख रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य हमारे वर्तमान से बेहतर होगा। फिर जब कोरोना के समय, हर साल जब भी पूछता हूं, और मैं एक डायरी रखता हूं उस डेटा को मैनेज करने के लिए, कोविड के उपरांत जब मैं पूछ रहा था, मैं देख रहा था जो लोग कहते थे कि हाँ बेहतर होगा, उनका संख्या में कमी हो रहा है, और जो लोग कहते थे कि हमें पता नहीं, उनका संख्या भी बढ़ रहा था। यानी कि लोग अनश्योर कैटेगरी में ज्यादा जा रहे थे। आज जब मैं पूछता हूं तो मैं देखता हूं कि जो लोग कहते हैं कि बेहतर होगा वो एक माइनॉरिटी में आ चुके हैं, और जो लोग कहते थे अनश्योर हैं वो अब कह रहे हैं कि हाँ, हम कह सकते हैं कि बेहतर नहीं होगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब मानने लगे हैं कि उनके बच्चों का भविष्य उनके वर्तमान से बेहतर नहीं होगा। यानी कि जेनरेशनल मोबिलिटी जो है वो अरेस्ट हो चुका है। रूरल अर्बन मोबिलिटी, जो इकोनॉमिक मोबिलिटी थ्रू माइग्रेशन है, वो बंद हो चुका है। तो अब हर क्षेत्र में ये जो जनरेशनल मोबिलिटी जो रुक जा रही है, जो आप कॉकरोच पार्टी की बात कर रहे हैं, वो एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क से हो सकता है ट्रिगर हुआ हो, लेकिन उसकी असल जो बेसिस है, असल जो कारण है, वो यही है। कहीं ना कहीं युवा वर्ग महसूस कर रहा है कि हमारे लिए आगे को कुछ बचा नहीं है। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा फर्क है, और ये जो है, जो अर्थनीति है हमारे, उसका कारण है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो असल मुद्दा जो है, जिसके ऊपर बहुत लोग बात करना नहीं चाहते हैं और जोड़ना नहीं चाहते, मैं कहता हूं कि अब आप कहेंगे कि ये अगर ऐसी है तो इस आर्थिक संकट से कैसे निकले, हमारी क्या अर्थनीति में कमी है जिसको हम किस तरह से हम सुधार कर सके। मेरा कहना है कि आप अर्थनीति में सुधार नहीं ला सकते हो जब तक आप इस अर्थनीति के पीछे जो राजनीति है उसको नहीं बदलते हो। अभी देखिए, इस क्राइसिस के दौरान सरकार के जितने रेस्पॉन्सेस है, वो रेस्पॉन्सेस जो इस क्राइसिस का सबसे जो भुक्तभोगी है ज्यादा, उसका बचाव के लिए एड्रेस नहीं है। इस क्राइसिस में कैसे कुछ चंद बिजनेस सेगमेंट्स, खास करके कुछ बिजनेस कंपनीज, उनका कैसे बचाव करें। मैं अभी उड़ीसा में हूं, मैंने मोहन मांझी सरकार की 2 साल की बात की। यहां पर जिस तरह से लूटमार हो रहा है कि जब तक हम ये राजनीति को बदलेंगे नहीं, जब तक हम ये वेस्ट इंडिया कंपनी का शासन को खत्म करने के दिशा में अपने एक नया राजनीति नहीं शुरू करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि अर्थनीति का या अर्थव्यवस्था का कोई उद्धार हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.